नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 टेस्ट 6 सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और इसके बाद हम आपको आंसर भी बताएंगे। उससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सीधे पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएँ होती है। तो देर न करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो बताइए, सांची का जो स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर गौतम बुद्ध ने, या महावीर ने, या अशोक ने? जो सांची का स्तूप था किसने बनवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सम्राट अशोक। इन्होंने 252 ईसा पूर्व के लगभग सांची, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, सांची का स्तूप। इसमें पहले 3 स्तूप थे, इसमें 2 स्तूप छोटे छोटे हैं, एक स्तूप काफ़ी बड़ा है। और इसमें जो है इन्होंने लकड़ी की जो है वेदिका बनवाई थी। बाद में शुंग, जो वंश के पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने इसके पत्थर से इसकी वेदिका बनवाई थी। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सांची का स्तूप है उसमें पत्थर की जो वेदिका थी कौन बनवाया था। ठीक, तो शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने बनवाया था। अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये मौर्य वंश का संस्थापक था। लगभग 323 ईसा पूर्व इसने गद्दी पर बैठा था। और इन्होंने पूरे पहला ऐसा ऐतिहासिक शासक कहा जाता है कि जिसने भारत को पूरे एकत्रित किया, और इनकी सीमा लगभग ईरान से लगती थी। तो ये थे चंद्रगुप्त, जो कि, और इसको जो सांची की स्तूप है वो वर्ल्ड हेरिटेज के साइट में भी शामिल किया गया है। अगर बात करते हैं गौतम बुद्ध के, तो ये गौतम बुद्ध जो है, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इन्होंने पहला उपदेश आपका सारनाथ स्थित दिया था, सारनाथ में। और इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किए थे कहाँ पर? गया में, जो कि बोधि वृक्ष से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और इनसे रिलेटेड है इनका जो है वो है त्रिपिटक, इसको कहते हैं त्रिपिटक, इसको कहते हैं कि विनय पिटक है, सूत्र पिटक है, अभिधम्म पिटक। किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार संग्रह है। अगर बात करते हैं तो महावीर की, तो इनकी जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुंडल, यहाँ पर कुंडल वन कहिए चाहे पावा कहिए, वहाँ पर पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। और गौतम बुद्ध के जो है ये जो है 24वें तीर्थर्थक थे। और अगर पहला पूछेगा जैन धर्म का, तो पारसनाथ थे, ऋषभ देव पहले तीर्थर्थक थे। और बात करते हैं कि ये अशोक जो है, इनको भारत का पहला ऐसा शासक माना जाता है जिन्होंने जो है प्रजा के कल्याण के लिए काफ़ी योजनाएं शुरू किए थे। तो अगला रिलेटेड देखते हैं, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? मतलब किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है क्या? प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या शुद्ध घरेलू उत्पाद? तो आंसर बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की, उसकी जो है माप होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो जल्दी से बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, या सल्फ्यूरिक मरकरी सल्फाइड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मरकरी सल्फाइड। जो है ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि सिंदूर का ज़्यादातर लेडीज़ लोग यूज़ करती हैं इसको सुहाग के रूप में, तो इसीलिए ये काफ़ी फेमस हो गया है। और ये जो है ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। सॉरी दोस्तों, इसमें आंसर आपका 20 सही हो जाएगा। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद से इसको मापा जाता है। और देखते हैं सिंदूर का, अगर ये बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला है COCO3। इसको कहते हैं कि ये चूना पत्थर भी इसको कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, वो जो होते हैं कुआँ वगैरह होती है, इसकी दवा होती है, इसके कुएँ में छिड़काव करने के लिए इसका दाल दवा का यूज करते हैं। अगला देखते हैं, जो हरित राजमार्ग लक्ष्य क्या है? बताइए। वृक्षारोपण, निर्धनता उन्मूलन, आरोग्य सुविधा प्रदान करना, या स्कूल त्यागने वाले छात्राओं या छात्रों का नामांकन बढ़ाना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है वृक्षारोपण। जो हरित राजमार्ग है, कि जैसे ये राजमार्ग बने हुए हैं, इसी के बीच में, जैसे 4 लेन की रोड है, तो उसी के बीच में यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे, हर्बल पेड़ है, जो कि औषधि के लिए भी उपयोग किए जाएंगे। इसी को कहा गया है कि हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण। अगला देखते हैं, बताइए।
किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। आपको बताना है कि नहीं होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनका लगभग 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में गलत हो जाते हैं। यहाँ लिखा रहेगा नहीं और वो पढ़ लेते हैं कि उपयोग होता है और नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। तो हमेशा आप नहीं जो एग्जाम में रहता है उसको देखेंगे कि नहीं है कि हाँ है, तब देख के तब आंसर करेंगे। देख के आइएगा, अगर आप नहीं ऐसा देखेंगे तो एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर गलत करके आएंगे। तो मुझे ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मकसद है कि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, उसमें गलती ना हो। तो देखिए इसमें यूरेनियम बताइए, थोरियम है, प्लूटोनियम है या लेड है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड का जो है परमाणुविक ईंधन में उपयोग नहीं होता है। थोरियम का उपयोग होता है, यूरेनियम का उपयोग होता है, थोरियम का उपयोग होता है और प्लूटोनियम का, ये सब क्या है रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, इनका जो है परमाणु ईंधन में उपयोग होता है। यूरेनियम का जो उपयोग करते हैं तो ये जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना है 92। और थोरियम की बात करते हैं तो ये केरल के जो मोनाजाइट बालू है उसमें जो है सबसे ज़्यादा थोरियम उत्पादन होता है। अगर पूछेगा थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है अपने देश में, तो वो होता है केरल के जो मोनाजाइट बालू है उसमें थोरियम पाए जाते हैं। अगर बात करेगा यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो जादूगोड़ा में, ठीक है। जादूगोड़ा की यूरेनियम की राजधानी भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आकलन का कौन सी संस्था करती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, इसको कहते हैं CSO, ठीक। और CSO की अगर बात करते हैं इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछेगा कहाँ पे तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो कि राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है। अगर बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा जाता है तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके गवर्नर अगर पूछा जाएगा कौन इस समय है तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर अगर पूछा जाएगा। ये इसके पहले गवर्नर कौन थे स्वतंत्रता के बाद के, तो CD देशमुख थे। अगर स्वतंत्रता के पहले के पूछेगा तो ओसवाल बार्न थे। इसके जो है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे गवर्नर जनरल से। और ये भारत में मौद्रिक नीति जैसे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, SLR आदि का ये विनियमन करता है। और अगर बात करते हैं योजना आयोग की तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। अब एक जो है 1 जनवरी 2015 से इसकी जो है इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी, जो कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और नीति आयोग को पूछेगा इस समय के उपाध्यक्ष कौन है तो इसको राजीव कुमार उपाध्याय है। अगर बात करेगा इसके CEO कौन है बहुत ज़्यादा पूछता है तो अमिताभ कांत योजना आयोग के CEO हैं। अगर बात करेगा वित्त आयोग तो वित्त मंत्री इस समय कौन है हमारी जो है जो पहले रक्षा मंत्री थी, इस समय अब ये कौन हो गई है सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। और वित्त आयोग का गठन कहाँ किया गया है तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस समय जो वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष बने हैं कौन है तो NK सिंह 2020 से 2025 इनका कार्यकाल रहेगा। NK सिंह को वित्त आयोग का गठन किया गया है जो कि ये अध्यक्ष हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की जो विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर बताइए अनुच्छेद 172, 176, 182 या 183। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 176 में जो राज्यपाल होते हैं वो विधानसभा को संबोधित करते हैं, उससे संबंधित प्रावधान दिया। अगर पूछेगा कि राज्यपाल किस अनुच्छेद में है तो 153 में ये राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल जो है यहाँ के जो है स्टेट होता है या प्रदेश होता है उसके मेन मुखिया होते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं। अगर राष्ट्रपति को पूछेगा कि नियुक्ति किस में है तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की नियुक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है। तो ये आपका रक्त संचार जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इस पर सबसे पहले होता है, फिर नाड़ी मंडल पर, फिर आपको मस्तिष्क पर, फिर फेफड़ों पर होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका रक्त संचार पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रंग जो है अंध व्यक्ति इनमें से किन रंगों का भेद नहीं कर पा सकता या नहीं कर पाता है। तो करेक्ट आंसर बताइए पीला और हरा। इसको कहते हैं वर्णांधता रोग, ठीक। वर्णांधता रोग में क्या होता है कि उसको 2 कलर का विजन जो होता है उसको ज्ञान नहीं हो पाता। कौन कौन, पीला और हरा का, काला और नीला का, लाल और हरा का या नीला और हरा का।
तो करेक्ट आंसर हो जाए आपका लाल और हरा का जो वर्णांधता रोग होता है, एक होता है हीमोफीलिया और एक होता है वर्णांधता, ये सब वर्णांधता रोग है। तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस भी इसको कहा जाता है, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसमें लाल और हरा का ज्ञान नहीं हो पाता है। अगला देखते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्जाम में देखिएगा सीधे पूछे जाते हैं और ये सब एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया गया कि जूल ऊर्जा से उसी पता संबंध है जैसे पास्कल। अब पता है कि जैसे जो है जूल किस ऊर्जा का मात्रक है, उसी तरह पास्कल का मात्रक किसका है ये, तो या तो मात्रा का, दबाव का, घनत्व का या शुद्धता का। बात करते हैं तो ये दबाव का मात्रक है, P बराबर एफ वे होता है, एफ अपान ए। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दबाव क्या हो जाएगा, उस पर घट जाएगा। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव ज़्यादा आएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। तो आप बताएंगे कि चोल कला का है, कि गंधार कला का है, कि मथुरा कला का है, कि फिर मौर्य कला का है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये चोल कला से संबंधित है। चोल कला युद्ध में जो नटराज की मूर्ति बनी हुई है, इस तरह नाचते हुए शिव की मूर्ति इसमें ज्ञात की गई है। और चोल कला को एक क्वेश्चन आता है कि ये स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात है, ये शासन प्रशासन। तो पूछता है कि स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा वंश जाना जाता है, तो चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। और इसमें जो है जो ये सब कहाँ क्षेत्र था, ये तमिलनाडु का आसपास का क्षेत्र था। जो चोल वंश स्थापना हुई थी वो तमिलनाडु के क्षेत्र जो आज हैं वो लगभग उसी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास है। और जो इसमें है बृहदेश्वर का मंदिर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चोल कला का नमूना है, जो कि भारत के उत्कृष्ट मंदिर जो है जो स्थापत है मंदिर का, बृहदेश्वर मंदिर चोल कला का है। और गंगचोलमपुर जो नगर था वो भी चोल कला से संबंधित है। और बात करते हैं गंधार कला और मथुरा कला, तो ये प्रसिद्ध है। और ये कनिष्क के शासनकाल में ये जो है स्थापत्य कला का विकास अपने स्वर्णिम युग पे था। और मौर्य कला की बात करें तो अशोक और चंद्रगुप्त के समय काफ़ी जो है इसमें जो है यह क्षौरेक्षणी की मूर्ति बनाई जाती थी। और जो ये गंधार और मथुरा कला थी, गंधार कला अफगानिस्तान से प्रभावित थी और मथुरा कला भारत से प्रभावित थी। और अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई थी, तो करेक्ट आंसर बताइए। 25 अगस्त 2014 को, 26 अगस्त 2014 को, 27 अगस्त 2014 को या 28 अगस्त 2014 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी या आरंभ की गई थी। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं अगला। भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। देखिए ये करंट से क्वेश्चन है कि जो भारत में रक्षा जो विद्यालय है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। करेक्ट आंसर बताइए। गुड़गांव, हरगांव, पुणे या मुंबई। तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, पहला है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो पहला गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ है, हरियाणा का शहर है। इसको भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटर वाहन का निर्माण होता है। अगर बात करें पुणे को, तो पुणे को डेक्कन ऑफ क्वीन कहते हैं क्योंकि ये डेक्कन ऑफ क्वीन जो दक्कन पठार है उसकी जो है घाटी में बसा हुआ है। और इसको जो है दवाइयों की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगर बात करें मुंबई को तो ये सपनों का शहर भी कहा जाता है और 7 टापुओं से घिरा हुआ शहर। और भारत की आर्थिक राजधानी भी यहीं पे है। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में स्थित है। अगला देखते हैं। भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई, तो बताइए आप। कलपक्कम में, कोटा में, तारापुर में, नरोरा में। तो अगर बात करते हैं इसका आंसर तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर तारापुर में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी भारत में। यहाँ पर प्रथम है, ठीक, यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी प्रथम बार में। तो आप यहाँ प्रथम कर लीजिएगा। तो कहाँ पे हुआ था, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करते हैं ये कलपक्कम कहाँ पे है, तो कलपक्कम जो है अकुडनकुलम तमिलनाडु में है। कोटा की अगर बात करते हैं तो रावट भाटा है जो कि राजस्थान में। अगर नरोरा की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। ककरापार की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा है। ककरापार गुजरात में स्थित है। और कैगा अगर बात करेगा तो कैगा परमाणु गृह कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला देखते हैं। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन 2 अभिनेताओं को दिया गया था। करेक्ट आंसर बताइए। अन्नू कपूर और इरफान खान, विक्की कौशल या आयुष्मान खुराना, शाहिद कपूर या रणधीर सिंह या फिर अक्षय कुमार, सलमान खान। तो विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना को इसके लिए दिया गया था, ठीक। तो 66वें राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है।
ये पूछा था एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, मलेरिया के संक्रमण के लिए, HIV के संक्रमण के लिए, या उपयुक्त दोनों में। तो एड्स का जो होता है आपका, ये हो जाए एक्वायर इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है एड्स, इसके HIV टेस्ट के लिए ये किया जाता है। और इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस के संक्रमण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला देखते हैं, मनुष्य के मूत्र का pH मान क्या होता है, बताइए कितना होता है। तो pH मान आपको हम पहले भी बता दिए कि 7 अगर यहाँ पर है तो इधर अगर pH मान बढ़ेगा 7, 8, 9, 10 की तरफ 14 तक ये जाता है तो ये क्षारीय होता है। अगर 7 से कम हो जा रहा है जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो मूत्र का pH मान 4.5 से 8.6 के बीच में होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगर पूछेगा दूध क्या है, क्षारीय है या अम्लीय है, तो दूध जो है अम्लीय विलयन है, क्योंकि इसमें लैक्टोज एसिड पाए जाते हैं और लगभग इसकी 6.5 pH मान होता है। अगर बात करें रक्त का, रक्त क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन, इस तरह से पूछता है। तो रक्त जो है क्षारीय है, क्योंकि इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है, 7.2 से 7.5 के आसपास होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मछली है, या कहते हैं घींघा या समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समुद्री घोड़ा जो है क्या है आपका, ये एक प्रकार की मीन मतलब मछली है। अगला देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो आप बताइए, दिल्ली, रंगून, ग्वालियर या लखनऊ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मुगल सम्राट अंतिम है, तो करेक्ट आंसर आपका रंगून हो जाएगा। रंगून कहाँ पर है, ये जो है म्यांमार देश है, उसकी राजधानी उस समय थी। ये ब्रिटिश काल के जो है अंदर था उस समय। और इसकी बात करते हैं तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मुगल बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था दिल्ली से, और इनको रंगून भेजा था जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर बात करते हैं ग्वालियर, तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। अगर बात करते हैं लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ किस शहर के किनारे स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, जरी कलम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में संसद भवन है। और एक क्वेश्चन आता है, दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी। तो 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1935 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन जो है, आयोडीन 131 किस उपचार के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर बताइए, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ये थायराइड की सक्रियता के लिए आयोडीन जो 31 होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। इसका उपयोग हम करते हैं, थायराइड ग्रंथि जो कहाँ पर होती है, गले में होती है। अगर इस आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारा गला फूल जाता है, इसी को घींघा रोग कहते हैं। अगर कैल्शियम इसका ट्यूमर के अगर कैंसर की बात करते हैं तो कोबाल्ट 19 का यूज करते हैं। और अगर बात करते हैं ट्यूमर, तो आर्सेनिक 72 का यूज हम करते हैं, किसके लिए, ट्यूमर के लिए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको कोई भी जनरल नॉलेज या जीके या करंट अफेयर्स जो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताया करिए। जो भी आपको सुझाव देना है कमेंट बॉक्स खुला रखते हैं, उसमें बताइए आप लोग। और उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो इसको जो है चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया वो प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।